हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आयोग का दूसरा पार्ट हम आज पढ़ेंगे। यानी मैंने आयोग का एक पहला पार्ट बनाया था, उसमें स्वतंत्रता से पूर्व के जितने भी आयोग थे उनको पढ़ा दिया था। यानी मैकाले का विरोध पत्र, वुड का घोषणा पत्र, हार्टांग समिति, हंटर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, गोखले का बिल, ये मैं पहले वाले वीडियो में यानी पहले पार्ट में बना चुका हूँ। यानी स्वतंत्रता से पूर्व के 1835 से लेके 1947 तक के। आज की वीडियो हम दोस्तों पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद के 1947 से 2020 तक के कितने आयोग आए हैं। आज की वीडियो में आपको कंपलसरी 3 से 4 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। अगर हम ऑल ओवर आयोग की बात करें 1835 से लेकर 2020 तक की, तो 8 से 9 क्वेश्चन मिलते हैं आपको सुपर टेट में, जो कंपलसरी दोनों बार सुपर टेट में आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आज पढ़ते हैं हम स्वतंत्रता के बाद के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद का यानी 1947 के बाद का अगर हम आयोग पढ़ें तो सबसे पहले दोस्तों आता है विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग ये आया था 1948 और 1949। सर दोस्तों, इसका दूसरा नाम है राधाकृष्णन आयोग। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? राधाकृष्णन आयोग। अगर इसकी ईयर की बात करें तो 1948 और 49। अब इसके जनक की बात करें हम दोस्तों तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके जनक कौन है दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब दोस्तों, ये संबंधित किससे है? विश्वविद्यालय शिक्षा से। ये किस आयोग के शिक्षा से संबंधित है? विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट, इस आयोग ने आवासीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया। आवासीय विद्यालय कौन से हो? जो हॉस्टल वाले होते हैं, छात्रावास वाले जो होते हैं, उस वाले विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? विश्वविद्यालय आयोग या राधाकृष्णन आयोग ने दिया। नेक्स्ट, इस आयोग ने स्वतंत्र भारत में यूजीसी स्थापना का सुझाव दिया। यानी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में, संवैधानिक दर्जा मिला था 1956 में। लेकिन इसका जो सुझाव दिया था दोस्तों, वो किसने दिया था? विश्वविद्यालय आयोग या राधाकृष्णन आयोग ने। राधाकृष्णन आयोग के जनक कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन आयोग का दूसरा नाम क्या है? विश्वविद्यालय आयोग। कौन सी ईयर में आया? 1948, 49। इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित है? विश्वविद्यालय शिक्षा से। आवासीय विद्यालयों की स्थापना किसने की? विश्वविद्यालय आयोग ने। यूजीसी की स्थापना का सुझाव स्वतंत्र भारत में किसने दिया? विश्वविद्यालय आयोग या राधाकृष्णन आयोग ने दिया। दोस्तों, ये आयोग इतना है, आप इसको नोट करिए। फिर आगे चलते हैं मुदालियर आयोग पर। इस वाली वीडियो से कंपलसरी आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। मैं आपको यही बताता चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है मुदालियर आयोग।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आया था 1952 53। इसका दूसरा नाम है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग। जो ये दोस्तों क्वेश्चन 68,500 में पूछेगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है दोस्तों। अब इसके जनक की बात करें हम, लक्ष्मण स्वामी यानी लक्ष्मण सिंह, कभी कभी स्वामी भी दे सकता है, लक्ष्मण सिंह मुदालियर। इसके जनक कौन है? लक्ष्मण सिंह मुदालियर। अब यह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित। ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? शिक्षा में जनसंचार माध्यमों का प्रयोग, यानी जन शिक्षा में जनसंचार माध्यमों के प्रयोग पर बल किसने दिया दोस्तों? मुदालियर आयोग ने। नेक्स्ट, इन्होंने ग्रेड प्रणाली को लागू किया। ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्रेशर कोर्स पर बल दिया। यानी रिफ्रेशर कोर्स पर बल दिया। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या में कोर विषय को शामिल किया। ये इतना कार्य किसने किया है? मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग का दूसरा नाम क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसके जनक कौन है? लक्ष्मण सिंह मुदालियर। यह किस शिक्षा से संबंधित है? 68,500 में पूछा गया। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा में जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किस आयोग ने किया? मुदालियर आयोग ने। ग्रेड प्रणाली को लागू किसने किया? मुदालियर आयोग ने। रिफ्रेशर कोर्स पर बल किसने दिया? मुदालियर आयोग ने। पाठ्यचर्या में कोर विषय को शामिल किसने किया? मुदालियर आयोग ने। एक और आता है बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना। यानी बहुउद्देशीय विद्यालय कौन से होते हैं? यानी जिस विद्यालय में एक से अधिक कोर्स कराए जाते हैं, जैसे बीएड भी कराई जा रही है, बीटीसी भी कराई जा रही है, बीए भी कराया जा रहा है, बीकॉम भी कराया जा रहा है, बीटेक भी कराया जा रहा है, एमटेक भी कराया जा रहा है। यानी जिस विद्यालय में एक से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं अपने अलग अलग उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, वो कौन सा होता है दोस्तों? बहुउद्देशीय विद्यालय। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग का दूसरा नाम क्या? माध्यमिक शिक्षा आयोग। आप इसे नोट कर लें, है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे दोनों सुपर टेन में एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। आपको मिल जाएगा यहां से एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा आता है दोस्तों नेक्स्ट, कोठारी आयोग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब कोठारी आयोग ये कब आया था? 1964 और 66। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगर ये पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कब आया, तो 1964 और 66 में आया। इसके जनक की बात करें दोस्तों हम, तो डी एस कोठारी।
इनका पूरा नाम भी पूछ लेता दोस्तों, दौलत सिंह। यानी दौलत सिंह कोठारी। अब इन्होंने क्या किया था, देखो दोस्तों, सबसे पहले शिक्षा में अलगाव की समस्या पर ध्यान, अलगाव की समस्या पर ध्यान दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, पाठ्यचर्या में अभिनव कोर्स को लागू, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, नेक्स्ट, प्रत्येक अध्यापक शिक्षा में, प्रत्येक अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रसार सेवा का गठन, अब दोस्तों इन्होंने ये कहा था कि समान कार्य समान वेतन, समान कार्य व समान वेतन का सुझाव, किसने दिया है दोस्तों, कोठारी आयोग ने दिया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब इन्होंने त्रिभाषा सूत्र दिया था, त्रिभाषा सूत्र कौन सा था दोस्तों, एक तो था मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी थी प्रादेशिक भाषा, और तीसरी थी अंतर्राष्ट्रीय भाषा दोस्तों। ये दोस्तों कई बार पूछा गया कि त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, कोठारी आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। कब आया त्रिभाषा सूत्र, 1964 और 66। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा संरचना दी इन्होंने, भारतीय शिक्षा संरचना का सुझाव, हमारी शिक्षा संरचना कौन सी थी दोस्तों, 10+2+3। अगर ये पूछे भारत की शिक्षा संरचना दोस्तों किसने दी है, कोठारी आयोग ने। कौन सी, 10+2+3 यानी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। अब दोस्तों नोट डाल के मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एक इधर लिख दे रहा हूं नोट डाल के। कोठारी आयोग ने स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 की स्थापना का सुझाव दिया। ठीक है, एक और इन्होंने दिया था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, ये दोस्तों किसने दिया है, ये यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, कोठारी आयोग ने।
ठीक है दोस्तों, ये इतना कोठारी आयोग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसने पूछा कोठारी आयोग कब आया, 1964 और 66। इसके जनक कौन है, DS कोठारी। पूरा नाम क्या है, दौलत सिंह कोठारी। इसका दूसरा नाम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अब इन्होंने सबसे पहला दिया शिक्षा में अलगाव की समस्या पर ध्यान दिया। यानी अलगाव कैसे कि जब किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, तो ऐसा कभी कभी होता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोई ध्यान ही मतलब नहीं रख रहा, वो अपना अपना देख रहे हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कोठारी आयोग ने बल दिया कि नहीं, विद्यालय में देखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है एक विद्यालय यहाँ पर, एक विद्यालय कहीं और पर, तो दोनों विद्यालयों को आपस में संबंध नहीं है, वो एक दूसरे का कोई राय नहीं ले रहे। तो इसको दूर करने के लिए, इसको हम अलगाव कहते हैं, इसको दूर करने के लिए किसका स्थापना की गई, कोठारी आयोग की। अभिनव कोर्स जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होता है। अब दोस्तों एक और चीज और आती है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, संपूर्ण शिक्षा पर बल। अब इन्होंने संपूर्ण शिक्षा पर बल भी दिया। किसने दिया दोस्तों, कोठारी आयोग ने। एक और लिख रहा हूं दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा पर बल। यानी संपूर्ण शिक्षा पर बल किसने दिया, कोठारी आयोग ने। व्यावसायिक शिक्षा पर बल किसने दिया, कोठारी आयोग ने। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, कोठारी आयोग ने। त्रिभाषा सूत्र कौन सा है, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, दूसरी आती है प्रादेशिक भाषा, तीसरी आती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। एक क्वेश्चन ये आता है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली शिक्षा संरचना 10+2+3 किसने दी, कोठारी आयोग ने दी। कोठारी आयोग ने स्वतंत्र भारत की सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 की स्थापना का सुझाव दिया था, जो इंदिरा गांधी की देखरेख में स्थापित की गई थी 1968 में। अब उसके बाद एक स्टेटमेंट और दिया है इन्होंने, एक सूत्र और दिया है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास किसकी देन है, तो कोठारी आयोग की। अगर वो ये कहता कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास जो देन है, या ये सूत्र है, या ये फॉर्मूला है, या ये कथन है, किस आयोग की देन है, तो आपको दोस्तों लगाना कोठारी आयोग। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि संपूर्ण शिक्षा पर बल किसने दिया है, तो दोस्तों आपको लगाना कोठारी आयोग। अगर ये पूछे सर्वप्रथम या व्यावसायिक शिक्षा पर बल किसने दिया, तो दोस्तों आपको लगाना कोठारी आयोग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कंपलसरी आपको चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे रीट हो, कोई सा भी आप एग्जाम में बैठेंगे, इस कोठारी आयोग से कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली शिक्षा नीति 1968। इसके जनक हैं इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, अब इंदिरा गांधी की एक समिति और है दोस्तों, इनकी एक समिति और है, वो है राष्ट्रीय एकता समिति। यानी स्वतंत्र भारत की सबसे पहली शिक्षा नीति कब आई, 1968 में। इसके जनक कौन है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की एक और समिति है, राष्ट्रीय एकता समिति। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो सबसे ज़्यादा लाभदायक थी, जो राजीव गांधी ने दी थी 1986 वाली। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आती है नेक्स्ट, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये कब आई थी दोस्तों, 1986 में आई थी। इसके जनक कौन है दोस्तों, राजीव गांधी।
इसके जनक कौन है दोस्तों? राजीव गांधी। अब इन्होंने कहा था जब भारत 21वीं सदी में प्रवेश करेगा तो उसकी मुख्य आधारशिला शिक्षा होगी। यानी जब भारत 21वीं सदी में प्रवेश करेगा तो उसकी मुख्य आधारशिला कौन होगी? शिक्षा होगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा था। आप इस समिति ने क्या कहा था? प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना, डाइट की स्थापना 1987 में की। यानी डाइट जो हमारे हैं, जो बीटीसी कराते प्रत्येक जिले में, उसकी स्थापना किसने की? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की थी। नेक्स्ट, नवोदय विद्यालय की स्थापना, अब दोस्तों क्वेश्चन सीटेट में, यूपीटेट में ये कई बार पूछा गया है, सुपरटेट में एक बार आया है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था इसका स्थापना करने का ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए यानी ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए किसकी स्थापना की गई? नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। आप इसे नोट कर अभी इसका और लिखते हैं। अगर ये पूछे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? दूसरी 1986। इसके जनक कौन है? राजीव गांधी। जब भारत 21वीं सदी में प्रवेश करेगा तो इसकी मुख्य आधारशिला क्या होगी? शिक्षा होगी। प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना किसने की? नई शिक्षा नीति ने। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसने की? नई शिक्षा नीति ने। नवोदय विद्यालय किसके लिए स्थापित किए गए थे दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए किए गए थे। आगे चलते हैं इसी के। अब आगे चलते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आगे। तो इन्होंने क्या किया था? एक आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1987 में। किसने की थी? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये संबंधित किससे है? तो ये दोस्तों है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, ये दोनों बार सुपरटेट में पूछा गया है। अब ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण सहायक, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। यानी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजीव गांधी ने किसका स्थापना की? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किस ईयर में की? 1987 में। अब दोस्तों इसके पहलू कितने थे? 3 पहलू थे इसके। 3 पहलू कौन से थे? एक, 2 बड़े बड़े कमरे, 2 बड़े बड़े कमरे, हवादार एवं
प्रकाशयुक्त। ठीक है। दूसरा आता है 2 शिक्षक, 1 महिला और 1 पुरुष, यानी 2 टीचर हों, उसमें 1 महिला और 1 पुरुष हो सॉरी। तीसरा लड़के और लड़कियों के लिए प्रसाधन की व्यवस्था, प्रसाधन की अलग अलग व्यवस्था। ये किसने कहा था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये कहा था। अगर ये पूछे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? 1987 में। किस शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करवाना। इसमें पहलू कितने? 3। 2 बड़े बड़े कमरे हवादार एवं प्रकाशयुक्त हों, दूसरा 2 शिक्षक हों जिसमें 1 महिला और 1 पुरुष हो, और तीसरा लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग प्रसाधन यानी वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। आप इसे नोट करें दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता दोस्तों, उन्होंने कहा था नवोदय विद्यालय की स्थापना इन्होंने की। इसका जो उद्देश्य था इनको स्थापित करने का, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए यानी नवोदय विद्यालय की स्थापना जो की थी उसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। NPE 1986 की समीक्षा आचार्य राममूर्ति समिति ने की। आचार्य राममूर्ति समिति ने 1990 में की। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसने की? आचार्य राममूर्ति समिति ने की। आचार्य राममूर्ति समिति ने यह कहा था कि मानवीय समाज उन्नति की ओर है। मानवीय समाज उन्नति की ओर है। अगर ये पूछे कि मानवीय समाज उन्नति की ओर है, किसने कहा है? आचार्य राममूर्ति समिति ने। नेक्स्ट आता है NPE 1986 के क्रियान्वयन पर जोर जनार्दन रेड्डी समिति ने दिया। जनार्दन रेड्डी समिति 1992 ने दिया। अगर ये कि समीक्षा किसने की तो आचार्य राममूर्ति समिति ने। अगर ये कहे कि उसको क्रियान्वयन किसने किया तो जनार्दन रेड्डी समिति ने। मानवीय समाज उन्नति की ओर किसने कहा? आचार्य राममूर्ति समिति ने कहा। आप इसे नोट करें। अगर ये कहें कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किसने की तो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना। ये कब आया था दोस्तों? 15 अगस्त 1995। यानी प्रत्येक 1 तारीख को, महीने की पहली तारीख को जो छात्रों को 3 किलो गेहूं दिए जाते थे, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? मध्याह्न भोजन योजना। अब ये इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य था छात्रों की नामांकन संख्या में वृद्धि करना। छात्रों की नामांकन संख्या में वृद्धि करने के लिए किसको लाया गया? मिड डे मील योजना को। कब लाया गया? 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्कूल चलो अभियान। ये आया था दोस्तों 1 जुलाई 1996 में। ये संबंधित था दोस्तों कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए। यानी आपने देखा होगा जब छुट्टी खत्म होती 2 से 3 महीने की, जब पेपर एग्जाम हो जाते थे 70 वाले, जो भी 12 वाले, तो उसके बाद जब स्कूल खुलता तो स्कूल जो है, जो टीचर होता था, वो गांव में एक रैली निकलवाता कि स्कूल चलो स्कूल चलो। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1996 में। कब तक के लिए था? कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए था। नेक्स्ट आता दोस्तों शिक्षा मित्र योजना। यह आया था 1999 से 2000 या फिर 2000 से 2001। उसके बाद आता दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान। यह आया था दोस्तों 2001। ये स्कूल चलो अभियान का सुधरा हुआ रूप है। सर्व शिक्षा अभियान आपने देखा प्रत्येक प्राइमरी जितने भी कॉलेज है उसकी एक दीवार पर कच्ची पेंसिल बनी हुई है, जो इस पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, उस पर लिखा हुआ सर्व शिक्षा अभियान। ये कब लागू किया गया था? 2001 में। नेक्स्ट आता है पक्का भोजन। ये कब आया था दोस्तों? 2004। यानी मध्याह्न भोजन योजना, जब यहाँ पर प्रत्येक 1 तारीख को प्रत्येक छात्र को 3 किलो गेहूं मिलते थे, उसको कन्वर्ट करके अब पक्का भोजन 2004 में कर दिया। तो प्रत्येक छात्र को स्कूल में ही खाना मिलता है, जिससे वो पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो इसका सुधार रूप ये है, इसका सुधार रूप ये है। शिक्षा में तो कुछ शिक्षा में तो 1999 में लगे थे, कुछ 2 में, कुछ 2000 में, कुछ 2001 में लगे थे। आप इसे नोट करें। आगे चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों कंपलसरी आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। इसका एक पार्ट और मैं बनाऊंगा। इसका एक पार्ट पहले मैं बना चुका हूं, एक पार्ट अभी बना रहा हूं, एक पार्ट आगे बनाऊंगा। इसके 3 पार्ट बनेंगे आयोग के। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब आता दोस्तों एनसीएफ 2005। ठीक है। अब इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय
पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब इसकी जो नींव रखी गई थी वो टैगोर का निबंध है, एक रविंद्रनाथ टैगोर। इनका एक निबंध है सभ्यता एवं प्रगति। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो नींव रखी गई थी सभ्यता एवं प्रगति रविन्द्रनाथ टैगोर को ध्यान में रखकर एनसीएफ की वो की गई थी। अब ये संबंधित किया तो इसको बाल केंद्रित शिक्षा मानकर किया गया था, बाल केंद्रित शिक्षा से, बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है। अब बाल केंद्रित शिक्षा के दोस्तों जनक की बात करें हम तो जनक आपको दो पढ़ने हैं, एक पढ़ना है हमको विश्व में और एक पढ़ना है हमें भारत में। विश्व में है जॉन डीवी और भारत में गिज्जू भाई। ये हमें इसके दो जनक पढ़ने हैं। अब दोस्तों थोड़ा इसके पहलू की बात करें हम, एनसीएफ के पहलू। एनसीएफ 2005 के पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान में। तो मनोविज्ञान में इनके पहलू कितने दोस्तों? 5 हैं। यहां से कंपलसरी मिलेगा आपको। देखो, पहला परिप्रेक्ष्य, दूसरा सीखना व ज्ञान, तीसरा पाठ्यचर्या तथा अवस्थाएं, नेक्स्ट विद्यालय का वातावरण, नेक्स्ट व्यवस्थागत सुधार। ये दोस्तों किस में है? साइकोलॉजी में इसके पहलू हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा की। ईवीएस में कितने दोस्तों इसके? 6 पहलू हैं। ठीक है, मनोविज्ञान में कितने दोस्तों इसके? 5। अब देखो ईवीएस में कौन कौन से 6? पहला परिवार व मित्र, दूसरा जल, तीसरा आवास, चौथा भोजन, पांचवा यात्रा और छठवां हम चीजें कैसे बनाते हैं। यहां से हर बार सीटेट में क्वेश्चन एक आता है, या तो कभी लेता 3 या एक अपोजिट लेता है। 3 लेगा तो ये पूछेगा निम्न में से कौन सा एनसीएफ का पहलू नहीं है, और 3 यहां से लेगा एक अपोजिट पूछेगा तो कौन सा एनसीएफ का पहलू है। ठीक है, ये मनोविज्ञान के हैं, ये ईवीएस के हैं। ईवीएस को परिवार एवं मित्र, जल, आवास, भोजन, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करना। अब टैगोर के किस निबंध को ध्यान में रखा गया? सभ्यता एवं प्रगति को। बाल केंद्रित शिक्षा के जनक विश्व में कौन है? जॉन डीवी। भारत में कौन है? गिज्जू भाई। कब आया था? 2005 में। आप इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ये 2006 से 2009 तक था। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सैम पित्रोदा। इसके जनक कौन है दोस्तों? सैम पित्रोदा। लेकिन इसका जो सुझाव दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो उस टाइम हमारे तत्काल श्री प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इसका जो उद्देश्य था, पहला, भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी भारत में जो हम अपने भारत में विदेशी विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय हुआ, ऑक्सफोर्ड हुआ और हार्वर्ड हुआ, इन जैसे विश्वविद्यालय हम अपने भारत में क्यों नहीं स्थापित कर सकते? इसका सुझाव किसने दिया था? इन्होंने दिया था। दूसरा आता है यूजीसी प्लस AICTE की जांच का सुझाव दिया। यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने एक तो भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया, और यूजीसी और AICTE जो हमारी संस्था है उसमें जो कार्यभार दिया गया वो वास्तव में उनको फॉलो कर रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए उसकी जांच का सुझाव इन्होंने दिया। नोट करें सर आप दोस्तों, आपको इसको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों यशपाल समिति। यशपाल समिति कब आई थी दोस्तों? 2009 में। ठीक है। इसके जो जनक हैं वो प्रोफेसर यशपाल सिंह हैं। ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा बिना बोझ के, यानी शिक्षा बिना बोझ के किसने दी? यशपाल समिति ने। या दूसरा इन्होंने कहा था बस्ते का भार कम करना। इन दोनों स्टेटमेंटों को किसने दिया दोस्तों? यशपाल समिति ने दिया। यानी शिक्षा बिना बोझ की हो, या बस्ते का बोझ कम करना, या बस्ते का भार कम करना। मैं एक को लिख दे रहा हूं, आप कंफ्यूजन मत होना। फिर बस्ते का बोझ कम करना, ये तीनों स्टेटमेंट किसने दिए थे? यशपाल समिति ने दिए थे। आप इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का
अधिकार अधिनियम ये कब आया? 2009 में, यानी राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है दोस्तों, अब ये था, इन्होंने क्या कहा था कि इस पर जो हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे इस पर 26 अगस्त 2009 में। किस पर? राइट टू एजुकेशन पे। नेक्स्ट, इस अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू कर दिया। ठीक है, अब दिव्यांग छात्रों के लिए कितना था? 6 से 18 वर्ष, यानी जो सामान्य छात्र थे उनके लिए था 6 से 14 वर्ष, लेकिन जो दिव्यांग छात्र, जो विकलांग छात्र थे, उनके लिए था 6 से 18 वर्ष। दूसरा, राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। ये 69 में पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट आता है राइट टू एजुकेशन 2009 को जम्मू व कश्मीर ने लागू नहीं किया। यानी किस राज्य ने लागू नहीं किया था राइट टू एजुकेशन? जम्मू और कश्मीर ने। नेक्स्ट, प्राइवेट स्कूल में राइट टू एजुकेशन के सुझाव पर %25 छात्रों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। फ्री शिक्षा दी जाएगी। ये है दोस्तों राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कब आया? 2009 में। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? 26 अगस्त 2009 को। इस अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू कर दिया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? गोखले के बिल से। फिर वर्धा योजना ने गांधी जी ने 6 से 14 वर्ष जोड़ा था, लेकिन सुझाव दिया था, वहाँ पर भी लागू नहीं हुई थी। लेकिन लागू कहाँ पर आके हुए दोस्तों? 2009 में। अब राइट टू एजुकेशन 2009 लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। कौन से 2 राज्य जिन्होंने राइट टू एजुकेशन को लागू नहीं किया था? जम्मू और कश्मीर। जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो निजी अपने विद्यालय हैं, उसमें भी राइट टू एजुकेशन ने ये कहा था कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल 25% छात्रों को फ्री शिक्षा देगा, निःशुल्क देगा, अनिवार्य देगा। ये राइट टू एजुकेशन है दोस्तों, नोट कर लो। दोस्तों आयोग के मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, मैं 3 पार्ट बनाऊंगा। एक पहला पार्ट बना चुका हूँ, दूसरा पार्ट आज शूट कर रहा हूँ, तीसरा पार्ट मैं नेक्स्ट करूँगा। उसमें मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसको पूरा डिफाइन करूँगा और जो कुछ भी है उसको कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों,
बर्मा समिति। ये आई थी दोस्तों 2012। इसके जनक हैं न्यायमूर्ति बर्मा। ठीक है दोस्तों, यह समिति अध्यापक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, यह समिति किससे संबंधित है? अध्यापक शिक्षा से संबंधित है। देखो, इस समिति ने बीएड को 2015-16 सत्र से 1 साल से बढ़ाकर 2 साल का कर दिया। इस समिति को आधुनिक शिक्षा का मॉडल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी बर्मा समिति के जनक कौन है? न्यायमूर्ति बर्मा। यह संबंधित किससे? अध्यापक शिक्षा से। इस समिति ने बीएड को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल का 2015-16 के सेशन से कर दिया। इस समिति को आधुनिक शिक्षा का मॉडल कहा जाता है। इस समिति को आधुनिक शिक्षा का मॉडल कहा जाता है। ये था दोस्तों दूसरा पार्ट। इसका तीसरा पार्ट मैं आगे शूट करूंगा, तो उसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन वाली है उसको पूरा पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब आया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया और न्यूनतम अधिगम स्तर कब आया, उसमें मैं पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद कब आया, दुर्गाबाई देशमुख महिला समिति कब आई। यानी आयोग के मैं 3 पार्ट पढ़ाऊंगा। 1 पार्ट बना चुका हूँ, 1 पार्ट अब है, ये जो वाला है, एक इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए।